सुनो जी, 21 मिठाई के डिब्बे मंगवा लो। अपनी सहेलियों और आसपास के घरों में भी तो मिठाई बंटवानी है। आखिर मेरे इकलौते बेटे की सगाई हुई है और खुशियाँ तो जितनी बांटो उतना कम है। मैं आज बहुत ही खुश हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे वीर की सगाई हो गई है। मधु चहकते हुए बोली, अब तो यकीन कर लो, ये देखो अपनी होने वाली बहू पलक कितनी सुंदर है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और कल तो मज़ा आ गया। बहू के घर वालों ने कितना अच्छा स्वागत किया था और कितना कुछ दिया है। हमारे वीर के तो नसीब खुल गए। वो भी इकलौती बेटी है और हमारा वीर भी इकलौता बेटा है। दोनों घरों की जायदाद पर दोनों का पूरा हक होगा। सच में वीर के तो भाग्य ही खुल गए। पत्नी के साथ बहुत सी लक्ष्मी भी मिल रही है। और शिव बाबू हंसने लगे। तभी वीर अंदर आता दिखाई देता है। दोनों उससे कुछ कहना चाहते थे पर वीर शायद पलक से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लो, बेटा तो अभी से बदल गया, बहू के वश में हो गया। मधु ये कहकर ज़ोर से हंसने लगी। तुम भी ना, नई नई सगाई हुई है, आजकल खूब बच्चे सारी बातें करते हैं। फिर ये हमारा ज़माना तो नहीं रहा कि माँ बाप ने जहाँ कह दिया वहीं हाँ भर दी। तो शादी के बाद ही मुंह दिखाई होती थी। आजकल की तरह नहीं कि रोज़ मिलते हैं और फ़ोन पर बात कर ली। शिव बाबू ने ठहाका लगाया। आज दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। बेटे की सगाई की खुशी में उन्हें पल पल उत्साह और खुशी महसूस हो रही थी। तभी घंटी बजती है। अरे, मिठाई आ गई होगी। खुद से ही बात करते हुए मधु ने दरवाज़ा खोला और पैसे दे दिए। आंटी जी, ये लो चेंज। मिठाई लेने वाला लड़का पैसे देते हुए बोला। मधु ने उसे देखा और बोली, तू रख ले, मेरे बेटे की सगाई की खुशी में तू भी अपना मुंह मीठा कर लेना। वो लड़का मुस्कुराया और उसने भी बधाई दी और चला गया। ने नौकर राजू को आवाज़ दी और सभी मिठाई के डिब्बे बंटवाने का निर्देश दिया। एक दिन सुबह वीर कहता है, मम्मी पलक घर आना चाहती है और अपने कमरे का इंटीरियर देखकर कुछ बदलाव करवाने हैं। लेकिन बेटा, इंटीरियर तो फाइनल हो गया है। मैंने कल ही सब कुछ उसे बता दिया था और एडवांस भी दे चुकी हूँ, मधु ने कहा। लेकिन मम्मी, वो तो पलक का कमरा है, तो वो अपने हिसाब से ही कमरे में साज सजावट कराएगी। फिर हम वापस पैसे थोड़े मांग रहे हैं, बस वो अपनी पसंद से कलर और फर्नीचर बता देगी। मधु का चेहरा उतर गया। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। और वो कमरे में चली गई। आपने देखा, वीर ने पहली बार मेरी पसंद पर सवाल उठाया है। ज़रूरी है पलक अपनी पसंद से अपना कमरा बनवाए। सास ससुर की भी तो कुछ पसंद होती है। मैंने भी आजकल के ज़माने के हिसाब से बनवाया है। हाँ, लेकिन कमरा तो पलक का ही होगा, तो वो अपनी पसंद से कमरा सजवाएगी। मधु को अपनी शादी का वाकया याद आ गया। जब वो घर पर बहू बनकर आई थी, कमरे के पर्दे देखकर कितना गुस्सा हुई थी। भला ऐसे भी पर्दे कौन लगवाता है। आपकी माँ का भी अजीब पसंद है। मेरा कमरा है, मुझे अपने तरीके से सजाना है। मेरे कमरे में अपनी पसंद से पर्दे, पेंटिंग और फूलदान होंगे, उनकी पसंद के नहीं। थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने पूरा कमरा अपनी पसंद से तैयार करवा लिया था। मधु की सास को दुख हुआ और वो कुछ नहीं बोली। मधु जब आज खुद सास बनने जा रही थी तो उन्हें अपनी सास की बहुत याद आई, पर वो चुप रही और अपने पति से कुछ न बोली। कुछ दिनों बाद मधु बाजार गई और पलक के लिए कुछ गहने पसंद कर लिए और घर आकर वीर को बता दिया, मम्मी आपको ये गहने नहीं पहनने हैं, आपको पलक के साथ ले जाना चाहिए था। उसकी और आपकी पसंद अलग है। मैं कल पलक को बोल दूंगा तो वो अपनी पसंद के गहने ले लेगी। वीर के मुंह से यह बात सुनकर मधु फिर पुराने दिनों में पहुंच गई। वो जब शादी होकर आई थी तो उसकी सास ने अपने पूर्वजों के गहने उसे दिए थे, जिस पर घर की हर बहू का अधिकार होता है। गहने काफ़ी पुराने थे तो उसने पहनने से मना कर दिया था। आजकल ऐसे गहने कौन पहनता है। इनके बदले मुझे कुछ नए गहने दिला देते। उन्होंने अपने पति से शिकायत की तो उन्होंने समझाया, मधु रख लो, माँ ने इतने प्यार से दिए हैं। तुम अब इस घर की बहू हो और तुम्हें अपने खानदान की विरासत को संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन मधु नहीं मानी। उसने सारे पुराने गहने बेचकर नए गहने बनवा लिए। मधु ने अपनी सास की एक ना सुनी।
शिव बाबू ने भी समझाया था कि इतने जड़ाऊ गहने अब कहाँ मिलेंगे, तुम नए फिर कभी बनवा लेना, पर ये वाले मत बेचो। पर मधु ना अपने पति की सुनती थी और ना ही अपनी सास की। वो अपनी यादों से बाहर आई और बोली, ठीक है बेटा, पलक को कल बुलाकर ले आना और उसकी पसंद के गहने बनवा देंगे, आखिर उसे पहनने हैं। शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। मधु ने पलक को गहने कपड़े सब उसकी पसंद के ही दिलवा दिए। रात को वो अपने कमरे में आई तो देखा शिव बाबू उदास बैठे हुए हैं। क्या हुआ? बेटे की शादी नज़दीक आ रही है और आप उदास क्यों बैठे हैं? हाँ मधु, आज उदास हूँ। बेटे की शादी की बहू को लाने की कितनी खुशी होती है, ये आज मैं समझ। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे माँ बाबूजी भी इतनी ही तैयारी की थी। उन्हें भी बहू को लाने का बड़ा चाव था, पर उन्हें क्या पता था यही बहू उन्हें घर से बेघर कर देगी, वृद्धा आश्रम पहुंचा देगी। आज तुम घर घर मिठाइयाँ बांट रही हो, पर जिनका ये पोता है उन तक तो खबर भी नहीं पहुंची होगी कि वीर की शादी हो रही है। सारे नाते रिश्तेदार, जान पहचान वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब होंगे, पर मेरे ही माँ बाबूजी नहीं होंगे। मैं भी मजबूर हूँ। तुमने मुझे कसम देकर जो बांधा रखा है, तुमने ही उन्हें वृद्ध आश्रम पहुँचाया है, तो तुम भी ज़्यादा खुश मत हो। क्या पता तुम्हारी बहू भी तुम्हें वहाँ पहुँचा दे। और वो सिसकने लगी। क्या आप भी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? मेरा मूड मत खराब करो। किसी को पता नहीं है कि तुम्हारे माँ बाबूजी वृद्धा आश्रम है। सबको यही बता रखा है कि वो 4 धाम की यात्रा पर गए थे, वहीं पर बस खाई में गिर गई और उनकी लाश तक नहीं मिली। हमारे वीर को भी यही पता है, तो अब आप ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? वैसे भी वो वहाँ खुश हैं, दोनों समय खाना मिलता है और मज़े से रहते हैं, और क्या चाहिए? अपनों का साथ और प्यार तो नहीं मिलता है। आज वो यहाँ होते तो हमसे ज़्यादा वीर की शादी को लेकर खुश होते, मगर अफसोस तुमने उन्हें वृद्ध आश्रम पहुँचा कर ही सांस ली। तुम्हारी अपने सास ससुर से कभी नहीं बनी। धीरे बोलो, वीर सुन लेगा। और वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने गई तो देखा वीर वहाँ पर खड़ा था। उसने सब सुन लिया। उसे देखकर मधु के होश उड़ गए। वो नहीं चाहती थी कि वीर को कुछ भी पता चले, क्योंकि वीर अपने दादाजी और दादी जी से बहुत प्यार करता था। वीर तू, उनका मुंह खुला रह गया। वो अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आपने उनको वृद्ध आश्रम में रख रखा है, वो जिंदा है? वो दौड़कर कमरे में गया और उनकी फ़ोटो से माला हटाने लगा। मेरे दादाजी दादी जी जिंदा हैं, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। आपने ऐसा क्यों किया? माना लड़ाई हर घर में होती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि उस सदस्य को घर से ही निकाल दिया जाए। बरसों हो गए मैं उनके प्यार से वंचित रहा। आज मैं भी ये फैसला करता हूँ कि मैं भी शादी के बाद पलक को लेकर अलग घर में रहूँगा। मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं अपने मम्मी पापा को घर से बाहर निकालकर वृद्ध आश्रम पहुँचा दूँ, पर मैं तो उनसे अलग रह सकता हूँ। आपसे उनकी सेवा नहीं होती और आप मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी बहू आएगी और आपकी सेवा करेगी। अरे आप तो सेवा के लायक नहीं हैं। जो कर्म किए हैं उसे तो आपको भी भुगतना होगा। आपने जीते जी उन्हें अपने परिवार से दूर कर दिया, तो आप भी अपने परिवार के लिए तरसेंगी, हमेशा के लिए तरसेंगी। अपने बेटे वीर की बात सुनकर मधु को ग्लानि और अफसोस हुआ कि क्यों उसने अपने बूढ़े सास ससुर को वृद्ध आश्रम भेज दिया। बात कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। जब मधु शादी होकर आई थी, उसकी सास ने उसे बड़े प्यार से रखा, पर वो उसे घर गृहस्थी के गुर भी सिखाती थी, जिससे मधु भड़क जाती थी। उसे लगता था कि वो जो भी कर रही है एकदम से सही कर रही है। उसकी सास उसे बीच बीच में टोकती है तो उसे अच्छा नहीं लगता था। वो गुस्सा हो जाया करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। इसी दौरान वीर का जन्म हुआ तो घर खुशियों से भर गया। सभी मिलकर वीर की परवरिश करने लगे। वीर अब बड़ा हो रहा था तो उसे दादी जी और दादाजी का साथ पसंद आता था। वो उसे सुलाते वक्त कहानियाँ सुनाया करती थी और दादाजी उसके साथ में खेला करते थे। वीर अपने मम्मी पापा के पास कम और उनके पास ज़्यादा रहता था।
ये बात मधु को पसंद नहीं थी। शिव बाबू अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे तो मधु अपनी किटी पार्टी और घूमने फिरने में व्यस्त रहती थी। एक दिन पता चला कि वीर की दादी की खांसी खत्म ही नहीं हो रही थी, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें टीबी है। हालांकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसके लिए दवाइयाँ लेनी होगी तब ये ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मधु ने सोचा कहीं ये बीमारी वीर को ना लग जाए, क्योंकि वीर दिन भर उन्हीं के पास रहता है। तो उन्होंने शिव बाबू से बात की और उन दोनों को वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया। वीर ने पूछा तो बोले बस खाई में गिर गई थी और तेरे दादाजी दादी जी उसमें ख़त्म हो गए। ये सच उन्होंने सालों तक छुपा रखा, पर आज ये राज खुल ही गया। मम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अभी मुझे भी कोई बीमारी हो जाएगी तो आप मुझे अनाथालय में छोड़ाएंगी, या आपको कोई बीमारी हो जाएगी तो फिर मैं भी आपको वृद्ध आश्रम छोड़ाऊंगा। घर पर अलग कमरे में रखकर भी तो उनका इलाज किया जा सकता था। वो दोनों इस घर के बुजुर्ग हैं, इस परिवार का हिस्सा है। आप उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो उनका इलाज किया जाता है, ना कि उन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है। मैं दादाजी और दादी जी के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूंगा। आप समाज को क्या जवाब देंगे वो आप सोचकर रख लीजिए। आपको उन्हें हमेशा के लिए फिर से घर लाना होगा। मैं शादी तभी करूंगा। वीर ने भी जिद पकड़ ली। अपने बेटे की जिद से मजबूर होकर वो वीर के साथ दूसरे शहर में स्थित वृद्ध आश्रम पहुँचे और वहाँ उनके बारे में मालूम किया तो पता चला कि वीर की दादी जी की तो कुछ सालों पहले मृत्यु हो चुकी है। वो अपने बेटे और पोते के बिना ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाई थी, उन्हें पल पल याद करती रहती थी। और वीर के दादाजी ने भी अभी महीने भर पहले ही दम तोड़ दिया। जिस दिन वीर की सगाई हो रही थी उसी दिन उसके दादाजी भी ये दुनिया छोड़ गए थे। ये सुनते ही शिव बाबू और वीर बहुत दुखी हो गए। दोनों को अपने बाबूजी और दादाजी के खोने का बहुत अफसोस हुआ। और आप अपना फ़ोन नंबर भी गलत दे आएँ ताकि वो आपसे संपर्क ना कर सके। मम्मी पापा वो कितना तड़पे होंगे, कितना तरसे होंगे। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं पलक से शादी करने के बाद दूसरे शहर में तबादला ले लूँगा। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जिस तरह आपने मेरे दादाजी और दादी जी को तरसाया तड़पाया था, उसी तरह आप भी मेरे बिना रहने की आदत डाल लीजिए। आज मधु को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने अपने सास ससुर को वृद्ध आश्रम क्यों पहुंचा दिया। उसने अपने भविष्य के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा कि उसने बुरे कर्म किए हैं तो वो खुशियों की उम्मीद कैसे कर सकती है। काश उसने ऐसा नहीं किया होता। दोस्तों, बुरे कर्म करते वक्त अपने भविष्य के बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो पलटकर वापस ज़रूर आता है और हमें उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ती है।